हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकल्प एजुकेशन सोसाइटी। मैं चांद ऋषि स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर। जैसा कि आप सभी को पता है, एनसीईआरटी सीरीज हमारी जो है उसके 4 चैप्टर कवर हो चुके हैं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको जो है कवर करेंगे। तो जल्दी से आप लोग जो है अपने रजिस्टर और पेन जो है वो निकाल लीजिए और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको फटाफट से नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण यानी घूमने फिरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। ठीक है, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा क्या है, शक्तिशाली था। और बेसिकली उस समय अश्वमेध यज्ञ जो था वो जो किसी बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए किया जाता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशेष पुरोहित तो पुजारियों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें पुजारियों को उपहारों से सम्मानित भी किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित बुलाए गए सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। काफी बड़ा जो था यज्ञ था उस समय ये। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी साथी उसका सहचर होता था। ठीक है ना, उसका जो साथ निभाने वाला। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। बेसिकली सारथी होता था एक तरीके से, जैसे आपने सुना होगा ना कि उनकी गाथाओं वगैरह को लिखते हैं, तो वो चीजें वो करता था। विश्व अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। ठीक है, अब ये आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में बेसिकली पता होगा। ठीक है ना, तो वैश्य जैसे लोग जो थे उनके लिए उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब आपको अगर वर्ण व्यवस्था के बारे में पता हो तो आपको ये चीज जरूर पता होगा कि वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो बेसिकली अगर जैसे हम बात करें शूद्रों की, तो शूद्र जो थे उनको इन धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल उस समय नहीं किया जाता था। ठीक है ना, आपको पुरोहित उनको अपने साथ शामिल नहीं करते थे पूजा पद्धति में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वर्ण, ये देखिए वर्ण अगर मैंने बताया आपको वो आ चुका है। ठीक है, देखते हैं। अगर बात करें इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ जो थे वो रचे गए थे। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण यह उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथ है वो उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक मजदूर, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। ठीक है, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखिएगा आप लोग, उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन करना, पढ़ना पढ़ाना था और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। और उनका काम क्या था, युद्ध करना। तो यहाँ पे आपको मैंने 2 बता दिए। पहला जो पहली कैटेगरी में कौन आते हैं, पहले में ब्राह्मण आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी की बात करिए तो दूसरे में दोस्तों कौन आते हैं, क्षत्रिय आते हैं। ठीक है, जिनका काम युद्ध करना है और लोगों की रक्षा करना है, राजपाट संभालना है। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे। ठीक है, ये तीसरा आ गया, ध्यान रखिए, वैश्य थे तीसरे। इनमें शिक्षक, किसान, पशुपालक और व्यापारी आते थे। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। ये दोनों यज्ञ पद्धति में शामिल हो सकते थे। वर्णों में अंतिम स्थान किसका था, अंतिम स्थान दोस्तों शूद्रों का था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था, क्योंकि सबसे नीचे जो थे शूद्र माने जाते थे। तो तीनों वर्णों की क्या किया करते थे, सेवा। इन्हें कोई अनुष्ठान, धार्मिक जो कार्य था करने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी शूद्रों के समान उस समय माना गया है। औरतों को काफी नीचा दर्जा दिया गया था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार उस समय नहीं मिला हुआ था। ठीक है ना, तो दोस्तों हमने यहाँ पे 4 वर्ण जो है बताया आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चलिए आगे चलते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, कि जिसका जन्म जो जिस वर्ण में हो गया वहीं से उसका वर्ण तय हो गया है। ठीक है, ये किसने परंपरा फिक्स करी थी, पुरोहितों ने। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार भी थे। शिकारी तथा भोजन संग्रह, भोजन को इकट्ठा करने वाले शामिल थे। साथ ही इनमें वह लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। इनको छूना, उनको देखना भी काफी अपवित्र उस समय लोग मानते थे। ठीक है ना,
पर अब वर्तमान में ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं, ठीक है ना। तो कास्ट सिस्टम वगैरह जो है वो काफ़ी हद तक खत्म कर दिया गया है, पर अब भी कोई नई जगह ऐसी जहाँ पे ये भेदभाव की खबरें सामने आती रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें मैं बता दूं कि संविधान का जो आर्टिकल 17 है 17, उसमें अस्पृश्यता छुआछूत का अंत कर दिया गया है, यह अनुच्छेद 17 में कहा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ राजा जो है स्वयं को पुरोहितों से क्या मानते थे, श्रेष्ठ अच्छा मानते थे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में, ये पात्र या बर्तन है, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह जो सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया उस समय जाता था। काफी अच्छे किस्म के बर्तन थे, तो कुछ खास मौकों पर ही लोगों को भोजन परोसते थे। आगे आते हैं जनपद पे। जनपद पे जन माने आपको पता है, लोग पद माने होता है चलना। जब लोग या लोगों का समूह कहीं जाकर बस जाता है तो बेसिकली लोग जनपद कहलाते हैं, ठीक है ना। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है, जहाँ पे लोग जाकर के करते हैं, बस जाते हैं, उसे जनपद कहते हैं, ठीक है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, और एटा के पास अंतरजी खेड़ा, ठीक है, इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन सुवास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। यह आमतौर पर सघन रेखाओं और ज्योमेट्री आकृतियों के रूप में मिले हैं। आपने देखा होगा ज्योमेट्री आकृतियां वगैरह मिली है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। महाजनपद, 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। आपको बताता हूँ, जैसे पहले क्या था, स्टार्टिंग में 1-2 जनपद थे, लेकिन बाद में जब ये कई सारे जनपद हो गए, लोगों के समूह बच गए, तो बेसिकली इनकी संख्या 16 हो गई, तो ये महाजनपद कहलाने लगे, ठीक है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें उस समय बनाई गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैप में देखिए बता भी रखा है कई सारे जो है जनपद है। जैसे यहाँ पे गांधार हो गया, ठीक है, तक्षशिला भी यहाँ पे बता रखा है, ठीक है, कुरु हो गया, पांचाल हो गया, कौशल हो गया, कौशाम्बी हो गया, अवंती है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा राजगीर है तो नहीं है, कौशाम्बी है, मगध है, वैशाली है, वज्जी है, अंग है, ठीक है। ये सारे क्या है, ये उस समय के जनपद है। और सबसे शक्तिशाली जनपद था वो कौन सा था, वो मगध था इनमें, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफी। कर्ज, कर्ज का मतलब आप जानते हैं टैक्स। बेसिकली महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर भारी संसाधनों की क्या होती थी, आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से क्या वसूलते थे, कर। जो कर वसूलते थे उसी से वो प्रशासन को चलाया करते थे। उपज का एक छठवां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहते थे, भाग कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि उपज का छठवां हिस्सा था उसे क्या कहते थे, तो उसे कहते थे भाग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, ये उसका कर हो गया, ठीक है। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद, उनसे बनी वस्तुओं के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, चाहे खरीदेंगे चाहे बेचेंगे। आखेटकों, शिकारियों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त जो वस्तुएं होती हैं उनको भी देना होता था, ठीक है। आगे चलते हैं। कृषि में परिवर्तन, कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले क्या होता था, जो हल होता था, हल में लकड़ी का फाल होता था जिससे जुताई अच्छी नहीं हो पाती थी, ठीक है, और भूमि अधिक उपजाऊ भी नहीं रहती थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लोहे के फाल जो थे, लोहे आपने देखा होगा कि हल होता है तो हल के नीचे एक लोहे का वो फॉल लगा देते हैं ताकि जुताई जो है वो ज्यादा हो सके, ठीक है। अब कठोर जमीन की को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण, पौधे लगाना शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण, उनको उगाया जाना शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में
बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। यह काम ज्यादा दास दासी तथा भूमिहीन जिनके पास जमीन नहीं है वो खेती मजदूर किसान करते थे। ठीक है, काम कार करते थे। आगे चलते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण बारीकी से जांच। मगध लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो था वो बन गया था, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी नदियां। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित तैयार करके सेना के काम में लगाया जाता था। किनको? हाथियों को। और मगध बेसिकली जो उस समय शक्तिशाली बना उसका मेन कारण ये था कि सेना में हाथी भारी मात्रा में थे उनके पास, और आसपास की जो पहाड़ियां वगैरह थी वहां से उनको जो था लोहा वगैरह मिल जाता था, तो वहां से औजार वगैरह भी तैयार होते थे। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत काफी उपयोगी थे। आगे आता है। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु जो था वो हुए। इन जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक जिसे हम राजगीर कहते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 2300 साल पहले से भी पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, मगध को जीतना चाहा, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वह इस बात से भयभीत थे कि मगध के शासकों के बाद पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी क्या है, सेना है। और आपको बता दूं कि उसने क्या करा था कि सिकंदर महान जो था, सिकंदर महान ने खुद चंद्रगुप्त मौर्य पे हमला ना करके उसने क्या करा, अपने जो राजदूत था सेल्यूकस निकेटर उसको भेजा था। सेल्यूकस निकेटर जो था वो युद्ध करने आया था चंद्रगुप्त मौर्य से, और इन दोनों के बीच सेल्यूकस निकेटर और बेसिकली जो चंद्रगुप्त था उसके बीच जो युद्ध हुआ था वो 305 बीसी में हुआ था। ठीक है, जिसमें बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जीत गया था। तो जीतने के बाद इसने सेल्यूकस निकेटर ने उसको 4 राज्य वगैरह दिए थे, और इसने क्या नाम है चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको 500 हाथी जो थे भेंट में उपहार में दिए थे। और बाद में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था, और साथ में अपना एक राजदूत भी भेजा था। वो राजदूत था मैगस्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो ध्यान रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मैगस्थनीज को, ठीक है ना, और उसी की बेटी से किसका विवाह हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वज्जी, वज्जी के बारे में पढ़ते हैं। वज्जी भी बेसिकली आपको पता है, मैं बता दिया मैंने, एक जनपद है। मगध जो था एक शक्तिशाली राज्य उस समय बन गया था। उसके नजदीक ही क्या था, वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी क्या थी, वैशाली, बिहार थी। ठीक है, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे क्या कहते थे, गण या संघ कहते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, फिर भी मैंने आपको बता दिया है, हाईलाइट नहीं कर रखा, उसको मैंने अंडरलाइन अप कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ बता रखा है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, और संघ अर्थात संगठन या सभा होती है। ठीक है ना, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। गण या संघ में कई शासक राजा होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठान, धार्मिक चीजें जो कार्य जो होते हैं उनको एक साथ संपन्न किया करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय किया करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार जो मजदूर हैं इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित है। ठीक है ना, बुद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है, जो हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे आगे। आगे देखते हैं, वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लाइन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि दीर्घ निकाय किसका ग्रंथ है, ये बेसिकली बौद्ध धर्म का है। ठीक है ना, जिसमें बौद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म का जो ये दीर्घ निकाय है, ये एक प्राचीन ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। इसमें महाजनपदों के बारे में उल्लेख किया गया, और सेम ऐसा ही जैन धर्म का एक प्राचीन ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, तो उसमें भी जनपदों के बारे में कहीं ना कहीं उल्लेख आप लोगों को मिलता है। तो 2 ग्रंथ है, ये दीर्घ निकाय है बौद्ध ग्रंथ, और एक अंगुत्तर निकाय है जैन धर्म का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आगे आते हैं, अजातशत्रु और वज्जी संघ।
अजातशत्रु जो था वज्जी संघ पे आक्रमण करना चाहते थे, उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के बाद सलाह के लिए उस समय भेजा था। ठीक है ना, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लाइन इंपॉर्टेंट लगी मैंने वो आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, ये हाईलाइट कर दिया, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अन्यत्र कुछ और भी चीजें हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दी गई है। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्ति अधिकार प्राप्त था, नागरिकता का जो दास नहीं थे। यहाँ वहाँ एक सभा थी एथेंस में जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी ये सभा। ठीक है, शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती, लॉटरियां होती थी, फिर उसके बाद लोगों को उनके पद दिए जाते थे। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा उस समय नहीं मिलता था। कहाँ की बात हो रही है दोस्तों, ये एथेंस की बात हो रही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पे शायद ये चैप्टर जो है बेसिकली खत्म हो चुका है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। नए शासक लगभग 3000 साल पहले आए थे, महाजनपद 3000 साल पहले। सिकंदर का जो आक्रमण है, दीर्घ निकाय का लेखन लगभग 300 साल पहले है। गणिया संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। ठीक है ना, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने वो आप लोगों को बता दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम जो है चैप्टर्स अपने कवर कर रहे हैं, तो जल्दी हम फिनिश भी कर देंगे। ठीक है, दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।